न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मेधावी छात्र छात्राओं एवं गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले बच्चों का हुआ सम्मान। लड़कियों की गुमशुदगी का मामला, लापता नाबालिग युवती का शव मिला। तो खबरें विस्तार से। तो देखते रिपोर्टर रोहिता सिंह भोपाल की खास खबर। मेधावी छात्र छात्राओं एवं गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले बच्चों का हुआ सम्मान। पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के पुत्र पुत्रियों द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक एवं नेशनल खेलों में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्मान किया गया। बता दें, भिलाई पुलिस नियंत्रण कक्ष भिलाई नगर में पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी के पुत्र पुत्रियों द्वारा नीट JEE मेंस 10वीं 12वीं की परीक्षा में 90% से अधिक अंक एवं नेशनल खेलों में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। उक्त आयोजन के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल द्वारा सभी छात्र छात्राओं को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं उनके उक्त कार्य की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ बधाई दी। विभाग के बच्चे जो 10वीं 12वीं और खेलकूद में IIT JEE और नीट में जो सफलता हासिल किए हैं उनको उत्साहवर्धन करने के लिए छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उनके परिजन भी इसमें शामिल थे और उनके उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करते हुए और सभी को सम्मानित किया गया और उनसे चर्चा की गई और उनके अनुभव का फायदा बाकी बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी मिलेगा। उम्मीद रहती है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी भी करवाया जाए। ये भी कराएंगे, पुलिस लाइन में क्लासेस लगा के उनकी भी क्लास लगा के इसको बिल्कुल तैयारी कराएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर क्या। रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। लड़कियों की गुमशुदगी का मामला। सरगुजा जिले में लड़कियों की गुमशुदगी के मामलों में साल दर साल इजाफा देखा जा रहा है। ये पूरा मामला मानव तस्करी का होता है। भोली भाली ग्रामीण लड़कियों को नौकरी लगवाने और अधिक वेतन का प्रलोभन देकर दलाल अपने साथ बड़े शहरों में ले जाते हैं और वहां लेकर उनका सौदा किया जाता है, जिसके बाद लड़कियां एक ऐसे गिरोह में गिरफ्त में आ जाती हैं जहां उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। एक ऐसा ही मामला सरगुजा में सामने आया जिसमें पुलिस ने सफलता प्राप्त की और लड़कियों को आजाद कराने के साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तस्करी के एक बड़े रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। किस तरह का ये मामला है और कहां से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई? प्रार्थियों के द्वारा थाना मणिपुर में आकर के एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि 19 जून 2025 को प्रार्थियों को एक कॉल आया जिसमें कि कॉलर ने ये बोला कि हम उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं और तुम्हारी जो रिश्तेदार है वो यहाँ पर भेज दी गई है। और उक्त संबंध में प्रार्थी ने जब अपने कज़न से बात किया तब कज़न के द्वारा उसको ये बोला गया कि मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में 1 लाख रुपये में आरोपी गणों के द्वारा जो है वो बेच दी गई हूँ। उक्त संबंध में थाना मणिपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना कार्यवाही की जा रही थी। इसी दौरान विवेचना कार्यवाही के क्रम में 3 आरोपी गणों को जो है वो अंबिकापुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपी गणों से जो है वो पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उन्होंने ये बताया कि कानपुर उत्तर प्रदेश के जो 2 लोग हैं उनसे उनका पूर्व में परिचय हुआ था और इस परिचय के दौरान जो है वो शादी करने की बात का झांसा देते हुए जो है वो पैसा लेकर के शादी करवाया गया है और बेच दिया गया है। उक्त संबंध में जो आरोपीगण थे उनको कानपुर उत्तर प्रदेश जो है वो ले जाया गया, जहां पर वो पूर्व से जो 2 आरोपी थे जिनकी जान पहचान हुई थी वो मिले। उनसे पूछताछ के दौरान ये बताया गया कि उन्होंने जो है जालौन ग्राम सरवान के एक परिवार के हाथों में जो है जो पीड़िता थी उसको बेच दिया गया और करीबन 70,000 रुपये में जो है उसका सौदा किया है। इस 70,000 के क्रम में पैसे को जो है वो बराबर बांटा गया है और इस प्रकरण में पुलिस ने जो है सभी आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। शादी जिन लोगों ने शादी की थी जिनका नाम सुमित राठौर है, उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म भी किया था। उक्त प्रकरण में जो है उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की गई है। होता ही ना सर, जो इस मामले में शादी कराने में भी जो आरोपी हैं वो शामिल हुए थे, किस तरह से भूमिका में रहे? इसमें शादी करने का झांसा जो था वो आरोपी गणों के द्वारा दिया गया था, जिसमें अंबिकापुर से जो 3 आरोपी थे, एक आरोपी थी, एक आरोपी की पत्नी और आरोपी की सास। जब ये कानपुर उत्तर प्रदेश में पहुंचे तब आरोपी के द्वारा ये डिसाइड हुआ कि आरोपी की जो सास है वो पीड़िता की मां बन जाएगी और एक पारिवारिक माहौल में जाकर के वहाँ पर उसको शादी करने का झांसा दे करके बेच दिया जाएगा। उक्त क्रम में जो आरोपिया की सास थी वो जालौन के ग्राम सरवान गई, वहाँ पर पीड़िता की मां बन करके उसने जो है वो शादी करने का झांसा दे करके
जो आरोपी गणों के हाथों में पीड़िता को बेच दिया। वो अंतर्राज्यीय गिरोह है, उत्तर प्रदेश से भी गिरफ्तारी हुई। कुछ और लोग, मतलब कुछ और प्रकरण इसमें शामिल हो सकते हैं, इस तरह की घटना को ये लोग अंजाम दिए होंगे? एक पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि एक से अधिक घटनाओं को इन लोगों ने किया है, जिसमें कि पूर्व में भी जो है गांधीनगर में अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें कि आरोपी की पतासाजी की जा रही है। लगातार जो है वो आरोपी गणों से पूछताछ किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लापता नाबालिग युवती का मिला शव। रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र में गुरुवार से लापता नाबालिग युवती का शव मिला है। युवती के शरीर में चाकू से वार का निशान है। परिस्थिति में मृतका का भाई फरार हो गया है, जिस पर हत्या का संदेह जा रहा है। पुलिस ने रायपुरा से युवक की गाड़ी बरामद की है। मृतका खरोरा थाना क्षेत्र की है, जो 26 जून को दोपहर 1 बजे से लापता थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शनिवार सुबह उसकी लाश खरोरा क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जहां जांच में पता चला कि मृतका के रिश्ते में लगने वाले एक भाई फिलहाल फरार हो गया है। युवक रायपुर के रायपुरा में गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर लिया है। इसमें थाना खरोरा के बेलदार सिवनी गांव की एक घटना के संबंध में दिन में 12 साढ़े 12 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती का शव संदिग्ध स्थिति में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सूचना के आधार पर मर कायम कर जांच में संलिप्त हुई। पूरे जांच पर पाया गया कि एक जो अज्ञात जो युवती है, उसको मुस्कान धीवर जो निवासी बेलदार सिवनी महामाया पारा के रूप में 16 वर्षीय युवती के रूप में पहचान की गई। इसके आसपास के घटनास्थल काफ़ी संघर्ष के निशान थे। कुछ संदेही के जूते चप्पल, उसके गमछा पाया गया। इन सब स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है उसके हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। पंचनामा के बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने बाद में आगे कार्रवाई की जाएगी। आसपास के लोगों से जब घर वालों से पूछताछ करने पर पाया गया कि कल दोपहर के आसपास उसके दूर के रिश्तेदार साहिल धीवर, जो उसका घर में आकर के उसको साथ लेकर के गया हुआ था, मौके पर जो साक्ष्य पाए गए हैं चप्पल और गमछा, वो उसी का है। संदेही जो साहिल धीवर को प्रमुख संदेही मानते हुए उसकी पता तलाश की जा रही है, जो भाटापारा रेलवे स्टेशन के पास अपनी बाइक छोड़ करके कहीं फरार है। शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। सर, स्थिति को तो थाने मामले में। बढ़ते अगली खबर क्या। रिपोर्टर सागर की खास खबर। रायपुर के निजी स्कूलों में अब केवल एनसीईआरटी और पाठ्य पुस्तक निगम की किताबों से पढ़ाई। रायपुर जिले के सभी निजी स्कूलों में अब प्राइवेट पब्लिशर्स की पुस्तकों से पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके तहत निजी स्कूल केवल एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ाई कर सकेंगे। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों को पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें पढ़ानी होंगी, जबकि सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए केवल एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई। इसके अलावा यूनिफॉर्म से जुड़े जूते, मोजे, टाई, बेल्ट आदि की बिक्री पर भी जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्ती दिखाते हुए इन सामानों की स्कूलों में बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अदिति रिपोर्टर अनिल सिन्हा की खास खबर। डोंगरगढ़ में हुआ भूमि पूजन एवं लोकार्पण। डोंगरगढ़ में आज मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के द्वारा संचालित मां बमलेश्वरी धर्मार्थ चिकित्सालय में निर्मित सर्व सुविधायुक्त डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ एवं वाइस शॉप ओवर ब्रिज का भूमि पूजन छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह एवं प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण शाह के कर कमलों से संपन्न हुआ है, जहां बमलेश्वरी धर्मार्थ चिकित्सालय के साथ साथ ही निर्मित डायग्नोस्टिक सेंटर की लागत लगभग 10 करोड़ रुपए। वहीं इस अवसर पर सांसद संतोष पांडे सहित बड़ी संख्या में जिला भाजपा एवं शहर भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मां बमलेश्वरी के इस पावन धाम डोंगरगढ़ आना हुआ। 39 करोड़ 23 लाख के विभिन्न कामों का लोकार्पण भूमि पूजन संपन्न हुआ है। साथ ही मां बमलेश्वरी ट्रस्ट ने डायग्नोस्टिक सेंटर तैयार किया है, उसका शुभारंभ हमने किया है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सौगात आज डोंगरगढ़ को मिली है, चाहे डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में
या बहुप्रतीक्षित मांगों का आज जो लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है, मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अस्पताल के रूप में ट्रस्ट ने दी है डोंगरगढ़ वासियों को, कितने की लागत से बना है, कितने बिस्तरों का है, क्या क्या सुविधाएं? देखिए, डोंगरगढ़ की महती आवश्यकता अस्पताल की और इस दिशा में ट्रस्ट ने इनिशिएट लेते हुए 100 बिस्तर का अस्पताल की स्थापना की ओर अग्रसर है और आज डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन अतिथियों द्वारा किया गया है। करीब करीब इसकी 10 करोड़ की लागत हम आंक रहे हैं। जब पूर्ण सुविधा युक्त ये अस्पताल तैयार होगा तो 10 करोड़ रुपए लगेंगे। साथ ही हम लोग 60 लोगों का नर्सिंग स्टाफ का और 8 डॉक्टरों का फ्लैट भी पीछे तैयार हो रहा है। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ किसी को भी कहीं दूर जाके इलाज करने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसी ट्रस्ट मंडल द्वारा व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तो देखिए 12 बजे 1 बजे किसी के भी कोई बीमार होता है तो बड़ा असमंजस हो जाता है कि हम कहाँ जाएं। हम ऐसी व्यवस्था यहाँ करना चाह रहे हैं कि कोई भी फोन करे तो अगले 15-20 मिनट में यहाँ की एम्बुलेंस उसके घर उसको पिकअप करने के लिए खड़ी। ऐसी हमारी योजना है। जी, ये जो अभी जो हॉस्पिटल का जो ओपनिंग होना बाकी है, ये कार्य अभी कब तक पूरे तरीके से पूर्ण हो जाएगा? देखिए, करीब 50,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है और इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारे को सभी चीज़ों के लिए दूसरे जिलों पर शहरों पर डिपेंड है, वहीं से आते हैं सब लोग और इसमें समय लगता है। तो उसको देखते हुए समय तो लग रहा है पर निश्चित रूप से हम बहुत जल्द इसको चालू कर लेंगे। जी, ये अस्पताल जैसे पूरा होने पे क्या यहाँ अच्छे डॉक्टरों का भी आना होगा? बिल्कुल, अभी हमारी सब डॉक्टरों से बातचीत चल रही है और मेडिकल ऐसी जगह चीज़ है, ये ऐसी लाइन है, यहाँ अगर आप प्रयास करेंगे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। सरकार की इतनी योजना है, सरकार से इतने फंड मिलते हैं, उससे डॉक्टरों का कोई फीस निकलना कोई कठिन नहीं है और ट्रस्ट मंडल भी इसके लिए प्रेरित है कि अगर ट्रस्ट का भी कुछ पैसा यहाँ से लगता है तो ट्रस्ट पीछे नहीं हटेगा और इसको संचालित अच्छे से करेगा। क्या भुवनेश्वर ट्रस्ट हॉस्पिटल के द्वारा ब्लड बैंक की व्यवस्था की जाएगी? बिल्कुल, अभी तो हम लोग एक स्टोरेज सेंटर के माध्यम से हम चालू करने जा रहे हैं, पर आने वाले भविष्य में एक ब्लड बैंक की भी स्थापना यहाँ पर होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो देखते रिपोर्टर मनोज की खास खबर। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना। बालोद जिले की आदिवासी अंचल ग्राम भंवरमला में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना ग्राम उत्कर्ष धरती आबा कार्यक्रम में शामिल होने क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग पहुंचे, जहां भोजराज नाग ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा धरती आबा जो नाम दिया गया है वह आदिवासी समाज के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की याद में कहा गया है। बिरसा मुंडा जो आदिवासी समाज के भगवान थे और धरती आबा थे, उन्हीं के नाम पर इस योजना को चालू करके सरकार ने हर उस अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को लाया है ताकि लोगों को लाभ मिल सके। आज ग्राम भंवरमला में धरती आबा उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत एक क्लस्टर में शिविर का आयोजन किया गया था। इस योजना से जो हमारे जनजातीय आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनको 26 प्रकार की ऐसी जो योजनाएं हैं उनका लाभ हमारे सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी गांव में जाकर के, और उनका यदि किसी का राशन कार्ड नहीं बना है तो उनका राशन कार्ड बनाएंगे। वहाँ यदि सड़क की, पानी की, बिजली की व्यवस्था नहीं है तो उस व्यवस्था को पूरा करेंगे। जिस किसी को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है और उनका नाम सर्वे सूची में नहीं है तो उनका नाम जोड़ेंगे और ऐसे लोगों का प्रत्यक्ष सर्वे करके उनको जो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना है उसका लाभ दिलाएंगे। इस प्रकार की यह योजना है। कैसा कार्यक्रम है ये? जी, ये धरती आबा जन जागरूकता कार्यक्रम यह है कि जो भी शासन का नियम था गरीबों के घर घर तक पहुंचाने का, वो बिल्कुल सफल हो रहा है। जैसे कि राशन कार्ड बनाना, स्मार्ट क्या बोलते हैं उसको, आधार कार्ड बनाना और किसान क्रेडिट कार्ड बनाना, बहुत से ऐसी योजना है जो शासन का वो गरीबों तक के पहुंच रहा है और बन रहा है। इसमें क्या है, हमारे सरकार जो भी नियम निकाले हैं वो ऐसे तो नहीं होते थे। इस शिविर में सभी लोग मिलजुल करके, अधिकारी कर्मचारी, ग्राम पंचायत सचिव, सभी लोग मिलजुल करके काम को हम लोग सफल बना रहे हैं और ऐसे योजना हर किसान को लेना चाहिए ताकि वो लोग कोई तकलीफ भविष्य में ना हो। अपना नाम बोलेंगे? जी, निर्मला ठाकुर, ग्राम पंचायत भंवरमला। बढ़ते अगली खबर की ओर।
तो आइए देखते रिपोर्टर चंद्रहास की खास खबर। सड़क की पोल पहली बारिश में खुली। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत गरियाबंद जिले में बन रही सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। छुरा ब्लॉक के घटकर्रा गांव में 31.63 लाख रुपए की लागत से बनी 700 मीटर लंबी सड़क पहली ही बारिश में उखड़ गई है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण के दौरान घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। वहीं ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और दोषियों पर कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। विकास के नाम पर हो रहा ये लापरवाह निर्माण अब आम लोगों की जान पर बन गया। थे सब उखड़ा थे। कितने दिन हुआ था ये? 10-12 दिन हुए थे बने। ठीक बने है रोड है? नहीं बने हैं। अभी बिजली खंभा कैसे बीच में आ गया? बोला खटा हूँ कि हिसवाहुला नहीं हटे से कनु झपा जाही तो इसने बने हैं, इसने यहुला छोड़ दी और बन गए कहीं के डामरी कर डरी वह उखला थे। क्या नाम है तो? देव। कौन गाँव है? घटकर्रा। 10-12 दिन हुए सर। कैसी स्थिति रोड के? रोड तो गलत बने सर, काहे ढंग से गिट्टी नहीं डला है, नहीं डमर नहीं डला है। हाँ। बस पॉलिश करे करे है। तो अभी भी रोड में देखो अभी भी उखड़ा थे? हाँ उखड़े चालू होगी सर, वो तो बैला रहेंगे में उखड़े चालू। खंभा कैसे गड़ गए बीच रोड में आगे? हाँ ये खंभा ला लाइन वाला मन सर्वे करके गए रही सर, काहे 4-5 खंभा ला हटाना है, बगल करवाना है ठीक है। ऊपर पता नहीं खंभा तक नहीं हटे। क्या नाम है तो? दिसंबर। कौन गाँव? घटकर्रा। बढ़ते अगली खबर क्या? रिपोर्टर जीतू गुप्ता की खास खबर। नगर में हुई चोरी की वारदात। बता दें कि नगर देवकर में फिर से चोरी की घटना को चोर ने सहजता से अंजाम दिया है। बात करें तो नगर के बस स्टैंड स्थित दीपक इलेक्ट्रॉनिक में चोर ने शाम के समय जहां इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह होते हुए भी इतनी आसानी से चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना को आप तीसरा नेत्र यानी सीसीटीवी पर देख सकते हैं, जिसमें दुकानदार कुछ मिनट के लिए दुकान से बाहर गया। वही चोर मौके का फायदा उठा दुकान से पंखा ले उड़ा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंच गई है। वही ताफ्तीश में जुटी हुई है तथा सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर चोर की पहचान करने में लगी है। बढ़ते अगली खबर क्या? रिपोर्टर रोहिता सिंह भुवाल की खास खबर। थाना दुर्ग कोतवाली के खंडेलवाल कॉलोनी में चोरी अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के द्वारा नकबजनी की घटना को दिया गया था अंजाम। पिछले दिनों महावीर कॉलोनी दुर्ग में एक मकान में अज्ञात चोरों द्वारा खिड़की को तोड़कर घर अंदर प्रवेश कर नकदी एवं सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए गए। प्रार्थी की रिपोर्ट थाना पर सिटी कोतवाली दुर्ग में कायम कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण की विवेचना एवं माल मुजरिमों की पतासाजी हेतु टीम गठित किया गया है। टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर अज्ञात आरोपियों के पता तलाश हेतु आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है। साइबर टीम की मदद से ली गई मुखबिर लगाए गए। कोतवाली क्षेत्र में 24 जून की दरमियानी रात में एक चोरी की घटना हुई थी खंडेलवाल कॉलोनी में, जिसमें प्रार्थी के घर से काफ़ी सारी ज्वेलरी और कैश की चोरी हुई थी और घटना के समय प्रार्थी बाहर थे। सूचना पे एसएसयू की टीम, एफएसएल की टीम और दुर्ग पुलिस की दुर्ग थाने की टीम पहुंची थी और जो सीसीटीवी फुटेज मिले थे और टेक्निकल डिटेल्स है उसके आधार पे कुछ लोगों की पहचान हुई थी और पुलिस ने नागपुर से, कलमना से और इधर जालबंदा से आरोपियों को पकड़ा है और लगभग 50 लाख के आसपास का सामान, कैश, चांदी का सामान, मोटरसाइकिल आदि जब्त किए हैं और पूरी कार्रवाई में एसएसयू की टीम और दुर्ग थाने की टीम शामिल है। बढ़ते अगली खबर क्या? रिपोर्टर संजय कुमार की खास खबर। बालोद के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग प्रतियोगिता में लहराया परचम। 11वीं TIF राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग फेडरेशन कप एवं प्रो नाइट फाइट का आयोजन 27 से 29 जून 2025 तक हैदराबाद के LB स्टेडियम नामपल्ली में संपन्न हुआ। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्पर्धा में बालोद जिले के होनहार खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल जीतकर जिले, शहर और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। वही मेडल विजेता के नाम है गोपाल यादव, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। रागिनी साहू सिल्वर मेडल, अंजू ब्रॉन्ज मेडल, भवन कुमार सिन्हा सिल्वर मेडल, वहीं चंद्रकांत साहू ने सिल्वर मेडल जीता। आप सभी लोग ने बालोद की तरफ से नेतृत्व किया है और 11th नेशनल थाई बॉक्स में गए हैं। क्या रहा सर, कैसा था? बढ़िया अनुभव था और बालोद जिला के लिए इस बार पहली बार ये हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे बालोद शहर का मैं एक लौता हूँ, ये सभी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। इसमें मेरा स्वर्ण पदक
रागनी साहू रजत पदक, अंजू ने कांस्य पदक जीता, बमन कुमार सिन्हा ने रजत पदक जीता और सबसे छोटा फाइटर हमारा 14 साल का चंद साहू ने रजत पदक जीता। कैसा लग रहा है आप सभी को कि आप सभी ने बालोद का नाम रोशन किया, बालोद जिले को गौरवान्वित किया है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं बालोद वासियों के लिए? पहली बार 3 साल से यानी खेल रहे हैं लगातार, हमेशा जाते थे नेशनल मेडल रजत तक जाके रुक जाते थे, पहली बार मेरा स्वर्ण पदक आया तो इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। और ये बच्चे लोग भी ग्रामीण क्षेत्र के, इनको पहली बार मौका दिया गया है, इन्होंने भी अपना 101% दिया है। आप अपने बाकी भी हमारे खिलाड़ी भाई जो है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा हर जगह खिलाड़ी हैं, बस उनको सही मौका और सही सुविधा मिले तो हर गांव से हमारे पास मेडल आएगा, हर गेम में मेडल आएगा। जय हिंद, मेरा नाम मंजू सिन्हा है। मेरे पिताजी का नाम श्री संतोष कुमार सिन्हा है। मैं ग्राम उड़ार सकरी अर्जुंदा की रहने वाली हूँ। कैसा? जय हिंद, मेरा नाम रागनी साहू है। मैं ग्राम मुड़कुसरा से हूँ। मेरे पिताजी का नाम राकेश कुमार साहू है और मैं नेशनल थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गई थी, वहाँ मुझे रजत पदक प्राप्त हुआ। कैसा रहा थोड़ा बताएंगे? अनुभव, बालोद से बाहर गए थे आप खेलने के लिए, कैसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या क्या परेशानी है, क्या क्या आपको? हमारे साथ अजय जी, आप अपने बारे में बताइए। मैं अजय यादव यहाँ समाज सेवक के रूप में कार्यरत हूँ और गौ सेवा में जिला अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में यहाँ के खेल सुविधाओं का कमी तो आप लगभग जान ही रहे होंगे। इतने वर्षों से जिला बना है लेकिन यहाँ खेल सुविधाओं का अभाव है। उस अभाव के चलते आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मैं संरक्षण देता हूँ, उनको प्रशिक्षण देता हूँ और आज ये एक सफल अभ्यास हुआ है जिसमें इन लोग को ये मेडल हासिल हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेडल मुझे मिला है और निश्चित रूप से मेरा आगे ये प्रयास जारी रहेगा और आगे ग्रामीण क्षेत्र को बच्चों को बढ़ाने के लिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। जब के सभी बच्चों ने बालोद जिला का नाम गौरवान्वित किया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए और हमारे बालोद क्षेत्र की जनता के लिए? बालोद जिले के लिए मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि बालोद में और आसपास के क्षेत्रों में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, प्रतिभावान खिलाड़ी बहुत हैं यहाँ पे, सिर्फ उन्हें ढूंढने की आवश्यकता है। दूसरा चीज़ है, खेल से अगर राजनीति हटा दे तो ज़्यादा बेहतर है। लोग उसमें राजनीति करके और किसी पर दबाव डाल के किसी प्रकार का जब ये प्लेयरों को दबाने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से यहाँ खिलाड़ियों का अभाव हो रहा है। नहीं तो यहाँ खिलाड़ियों की संख्या बहुत आयत मात्रा में है अगर ढंग से ढूंढा जाए तो। बालोद जिले में इक्विपमेंट को लेकर क्या कुछ सुविधाएं हैं या नहीं है? खेल की सुविधाओं का अभाव तो बहुत वर्षों से रहा है। इसके लिए कई बार आवेदन निवेदन भी सभी ऑफिसों में किया जा चुका है, चाहे खेल विभाग हो चाहे कलेक्टर सर के पास हो। उनके पास आवेदन देने के बाद में भी लगभग लगातार आश्वासन मिले हैं और कुछ जो ठीक अधिकारी भी आए हुए हैं उनकी मदद से कुछ साधन जो हम लोग को उपलब्ध हुए हैं, जिनकी मदद से आज इनको ये व्यवस्था मैं करवा पाया हूँ और ये मेरे लिए बिल्कुल गौरवपूर्ण बात है और पूरे बालोद जिले के लिए गौरव की बात है कि मेरे बच्चे मेडल लेके आए। बहुत से ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो उनको सही रास्ता नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे हमारे बालोद जिला में आसपास के क्षेत्रों में, तो आप बाकी ऐसे बहुत से खिलाड़ी बच्चों के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? ऐसे बच्चों के लिए सिर्फ मेरा एक ही संदेश है कि वो आएँ, हमसे जुड़े, उनको जो भी सुविधाएं हम अपनी तरफ से मुहैया करवा पाएंगे और उनके लिए जितना हमारे से सक्षम रहेगा वो हम करवा पाएंगे। उनके लिए जो बढ़ाना है वो हम उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। अमन कुमार सिन्हा है, मेरे पिताजी का नाम श्री रुपेंद्र सिन्हा है। मैं ग्राम उड़ार सकरी अर्जुंदा से हूँ। मैं 11th नेशनल थाई बॉक्सिंग कंपटीशन में गया था, मेरा रजत पदक लगा। वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट बार था और बहुत अच्छा लगा। हमारे कोच भी बहुत अच्छे थे और इतने अच्छे कोच को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये नहीं होते, इतना अच्छा कोचिंग नहीं देते तो हम इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हम सभी। बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वच्छ धारा वेलफेयर समिति छत्तीसगढ़ ने अपने 121वें स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता सप्ताह के तहत भिलाई सेक्टर 6 स्थित दुर्गा हनुमान मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया। अभियान में प्लास्टिक डिस्पोजल सामग्री और गाजर घास हटाकर साफ सफाई की गई है। प्रदेश अध्यक्ष नवनीत कुमार हरदेल ने कहा कि समिति खुद कार्य कर लोगों को प्रेरित कर रही है। जागो और जगाओ स्वच्छता अपनाओ, 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 जागो और जगाओ स्वच्छता अपनाओ।
बापूजी ने दिया ज्ञान, बापूजी ने दिया ज्ञान, बच्चे बूढ़े और जवान, बच्चे बूढ़े और जवान, सफाई पर रखना ध्यान, सफाई पर रखना ध्यान, देश बनेगा तभी महान, देश बनेगा तभी महान, संगवारी हो, संगवारी हो, साफ सफाई पर, साफ सफाई पर, जन करो तोड़ मोर, जन करो तोड़ मोड़, सफाई करो गली खोर, सफाई करो गली खोर, सफाई माँ देवा जोर, सफाई माँ देवा जोर, बगरावो नवा 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 जोर। छत्तीसगढ़ मदारी की जय, छत्तीसगढ़ मदारी की जय, छत्तीसगढ़ मदारी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब वक्त हो चलो दर्शकों ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।